नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, वेरी गुड इवनिंग। आप लोगों का वापस स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब आरपीसी ऑनलाइन क्लासेस में। सभी का स्वागत करते हैं। जब आप आज ही मेरे प्यारे साथियों 11th क्लास आप लोगों के साथ में जुड़े हुए काफी लॉन्ग टाइम हो चुका है। नो डाउट आप ऐसे हमारे साथ में जुड़े रहो, अगले साल भी आप लोग 12th के साथ में आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, जहां तक हम लोगों ने क्लास को विराम दिया था उसके आगे के हम लोग लेकर के चलेंगे। और नो डाउट कईयों के कमेंट आए हैं कि सर जल्दी सिलेबस करवाओ। तो बेटा जी सिलेबस आप लोगों का फिनिश हो जाएगा, चिंता ना कीजिए। और वैसे आप लोगों के जो एग्जामिनेशन स्टार्ट होंगे आपके, है ना, तो आपके एग्जामिनेशन बेटा जी में भी हो सकता है अप्रैल के लास्ट वीक या मई के फर्स्ट वीक के अंतर्गत आप लोगों के एग्जाम शुरू हो जाए, है ना। तो आप लोग बेटा जी आपके पास में जैसे अभी ये फरवरी चल ही रहा है, आधा फरवरी बचा हुआ है और मार्च लगभग मान के चलो आपके पास में 2 महीने हैं, है ना। इन 2 महीने में आप लोगों ने सिलेबस भी अच्छी तरह से कवर करना है। और मोस्ट क्वेश्चंस आप लोगों को, जैसे हम लोग 12th क्लास के लिए मोस्ट क्वेश्चंस लेकर के दे रहे हैं, है ना, वैसे आप लोगों के लिए भी बेटा जी हर चैप्टर्स के मोस्ट क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जाएंगे, है ना। इस बात को आप लोग टेंशन से फ्री रहो। लेकिन आप लोगों का माइंड, आप लोगों का टाइम आप पे डिपेंड करता है कि आप पिछले जो चैप्टर हुए रखे हैं हमारे, उन चैप्टर्स को किस प्रकार से हम लोगों ने रीड आउट करना है, किस प्रकार से हम लोगों को वो चैप्टर रिवाइज करने हैं, है ना। ये तमाम बातें तुम लोगों की रहेंगी। और हर एक टॉपिक को आप लोगों ने बेखूबी के साथ में पढ़ा है ना। फिर भी अगर कोई समस्या आ रही है, परेशानी आ रही है, तो बेटा जी इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने ढंग से पढ़ाना या फिर हम लोगों ने ढंग से रिवाइज करना हम लोगों ने छोड़ दिया होगा, है ना। तो बेटा जी आप लोगों ने इसी प्रकार से चलते रहना है, मस्त तरीके से पढ़ना है हम लोगों को। नो डाउट कुछ जैसे कहा करते थे कि लगभग अप्रैल में आप लोगों के एग्जाम शुरू होने वाले थे, लेकिन अब अप्रैल में तो नहीं ना, हाँ अप्रैल में आपके एग्जाम शुरू हो ही जाएंगे, मान के चलो। मई तो बहुत ज्यादा मेरा दिमागी काम नहीं कर रहा। हाँ अप्रैल में तो 12th वालों का मतलब फिनिश हो जाएगा मामला। अप्रैल में आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे, आपके पास में केवल 1.5 महीना बचा है। हाँ 2 महीने नहीं, 1.5 महीने मान के चलो आप, 1.5 महीना, हाँ मतलब 15 अप्रैल के आसपास आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। हाँ तो आज 13 फरवरी तो होगी, 13 फेब के बाद में 13 मार्च और 13 मार्च के बाद में 13 अप्रैल, है ना। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, तो इन 1.5-2 महीनों में आप लोगों ने क्या करना है वो आप मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हो। किस चैप्टर के अंतर्गत वीकनेस है हमारी, है ना, तो वो चैप्टर आप लोग बार बार रीड आउट करो, बार बार पढ़ो। क्योंकि बेसिक अगर आप लोगों का 11th का स्ट्रॉन्ग है तो बेटा 12th में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी और हायर क्लासेस में भी आप लोगों को बिल्कुल समस्या नहीं आएगी। तो आइएगा शुरुआत करते हैं बेटा जी। जहां तक हम लोगों ने क्लास को विराम दिया था पिछली क्लास के अंदर, तो पिछली क्लास में मैंने बेटा जी आप लोगों को जाते जाते किन के बारे में बताया, हाँ सोडियम के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड के बारे में टॉपिक चल रहा था हमारा, है ना, कि कौन कौन से सोडियम के कंपाउंड है। उन सोडियम के कंपाउंड्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ना था, तो जिनके बारे में हम लोगों का डिस्कस करते जा रहे हैं हम। तो उसमें बेटा जी मैंने आप लोगों को 4 चीजें बताई थी आप लोगों को, कि उन 4 चीजों को हम लोगों ने एक्सप्लेन करना है। नंबर पहला मैंने बताया था सोडियम का पहला कंपाउंड NaCl, है ना। और दूसरा आपने पढ़ा बेटा जी सोडियम कार्बोनेट, जिसको कहते हैं वॉशिंग सोडा। और तीसरा भी आपने पढ़ लिया था बेटा जी NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलो या बेकिंग सोडा या खाने का सोडा, है ना। इनके बारे में पढ़ लिया था हम लोगों ने, तीनों के बारे में। और चौथा हम लोग आज डिस्कस करेंगे कास्टिक सोडा NaOH के बारे में पढ़ेंगे अपने। देखो पढ़ो चाहे कोई सा भी, लिखने का तरीका आप लोगों का ये रहेगा कि सबसे पहले हमें कॉमन नाम लिखना है, जो भी कॉमन नाम होगा। उसके बाद में हमें केमिकल नेम लिखना है, केमिकल नाम के बाद में उसका केमिकल फॉर्मूला लिखना है हमें। और इन तीनों चीजें लिखने के बाद में फॉर्मेशन मेथड लिखना है कि NaCl का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट का कैसे करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट का कैसे करेंगे, है ना। फॉर्मेशन तुम लोगों ने कर लिया था, जैसे जैसे मान लीजिए ये दे दिए तुम लोगों को सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन मेथड, यहां तक हम लोगों की होगी थी बातें। अच्छा पहले पॉइंट पे तुम लोग लिखोगे कॉमन नाम, फिर लिखोगे आप लोग रासायनिक नाम, फिर लिखोगे रासायनिक सूत्र, उसके बाद लिखोगे फॉर्मेशन मेथड, विरचन की विधियां। और इन 4 के बाद में बेटा जी 4 नंबर के बाद में 5वां पॉइंट तुम लोगों को इसका यूजेस, उपयोग, है ना। उपयोग तुम लोगों ने इसका कर लिया था क्या? इसका उपयोग मेरे साथ तुमने कर लिया होगा। बेकिंग सोडे का उपयोग खाना पकाने वगैरह में करते हैं, लेबोरेटरी में करते हैं,
है ना, नए पदार्थों के निर्माण में करते हैं। तो ये सारी चीजें तुम लोग इसके यूजेज में आप लोगों ने लिखनी है। अच्छा, इन सारी चीजों को अगर तुमने लिख लिया तो लिखने के बाद में अगर कुछ विशेष चीजें बच गई तो उनको तुम लोग विशेष या नोट डाल करके तुम लोगों को लिखना होगा। अब विशेष चीजें कैसे बेटा, विशेष चीजें मान लीजिए प्रश्न ऐसे आ गया क्या आ गया, क्या होता है, जैसे ये क्वेश्चन दे रहा हूं आपको मैं, क्या होता है जब बेकिंग सोडे को, क्या होता है जब बेकिंग सोडा या सोडा गर्म किया जाए। What happened when we heated the baking soda? क्या होता है जब बेकिंग सोडा मतलब खाने का सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो क्या होता है। ऐसे प्रश्न आप लोगों के आते हैं जनरली, है ना। तो ये वाले विशेष वाले क्वेश्चन हैं। जैसे मान लीजिएगा हम लोग क्या करें बेटा जी, अगर देखो जैसे लिख ही देता हूं मैं, जैसे ये रहा हमारा NaHCO3, क्या चीज है ये सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको हमें क्या करना है, गर्म करना है। ये लीजिए, इसको हमें करना है गर्म, हीट कर दो, इसको गर्म कर दो, है ना। अच्छा, इसके मैं लेके आ गया बेटा दो अणु, दो मॉलिक्यूल लेकर के आ गया। कितने मॉलिक्यूल लेकर के आ गया, दो मॉलिक्यूल लेके आ गया। देखो इसमें बताओ Na कितने बेटा, Na 2 है हमारे, Na 2 है ना, Na 2 है हमारे। H कितने हैं, H भी 2 है, H भी 2 है हमारे, है ना। C कितने बेटा, C देखो C 2 लिखे हुए, देखो C एक यहां लिख दिया मैंने और एक C मैंने यहां लिख दिया, 2 C है। अब देखो कार्बोनेट O की बात करें, O कितने टोटल, O हमारे टोटल 6 है। देखो 3 2 6, 6 में से बेटा जी 3 ऑक्सीजन ये आ गई, 1 ऑक्सीजन ये आ गया और 2 ऑक्सीजन ये आ गए, हो गए 6। ये बन गई बेटा जी CO2 गैस, ये वाटर वेपर का फॉर्मेशन हो गया और तुम लोगों ने ये बना लिया, क्या बना लिया, सोडियम कार्बोनेट। बात आई समझ में। तो जब हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट को हाई टेम्परेचर पर हीट देते हैं तो बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट किस में बदल कन्वर्ट हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं हमारे कि क्या होता है कि जब बेकिंग सोडे को गर्म किया जाता है ना। ये आप लोगों को पता होगा कि बेकिंग सोडे को गर्म करने पर क्या होगा। आगे बात समझ में। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी ले लेते हैं अपन, ये भी करवाया था मैंने शायद तक। क्या होता है जब धावन सोडा गर्म किया जाता है। व्हाट हैपन व्हेन वी हीटेड द वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडे को गर्म करो, मैंने करवाया भी था नो डाउट आप लोगों को, है ना। वॉशिंग सोडे का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, Na2CO3। ये वॉशिंग सोडे, और वॉशिंग सोडे में वाटर मॉलिक्यूल कितने होते हैं जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, हाँ 10 H2O। ये तो है वॉशिंग सोडा, पढ़ा था तुमने, हाँ। क्या करो इसको, आप इसको कर दीजिए आप लोग हीट, हाँ गर्म कर दो इसको आप। टेम्परेचर याद करने की आवश्यकता नहीं, कितना टेम्परेचर याद करोगे, है ना। लगभग इसका टेम्परेचर 300 के आसपास समथिंग होता है, तो आप लोगों को टेम्परेचर याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। 300 से लेकर के 350 केल्विन के आसपास टेम्परेचर होता है, अपने को टेम्परेचर याद करने की आवश्यकता नहीं है, अपने सीधा गर्म करें। तो जब हम लोग हाई टेम्परेचर दे दो बस सीधा ही, क्योंकि हमारे लिए वो तो हाई टेम्परेचर ही है। गर्म करते हैं तो उसमें बेटा जी वाटर मॉलिक्यूल उड़ जाएंगे, ये लो 10 वाटर थे, 9 वाटर मॉलिक्यूल फुल हो गए। अब मेरे प्यारे साथियों उसमें वाटर मॉलिक्यूल कितने बच गए, 2। तो ये बन गया सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। पहले था डेकाहाइड्रेट, डेका मतलब 10, अब ये बन गया सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, या सीधा कह देते हैं सोडियम कार्बोनेट हाइड्रेट, मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल बच गया। फिर से कर दो इसको ताता, इसको फिर से हम लोगों ने हीट दे दी हाई टेम्परेचर,
फिर से इसको हमने हाईली टेम्परेचर पर हीट कर दिया तो बेटा जी बचा हुआ जो वाटर मॉलिक्यूल है वो भी वेपर बन के क्या हो गया, रिमूव हो गया। अब जो बचा हुआ वाटर मॉलिक्यूल वो भी रिमूव हो गया तो ये बच गया बेटा क्या बन गया हमारा Na2CO3। इसको बोलते हैं सोडा एस। क्या बोलते हैं? तो प्रश्न ये आएगा कि क्या होता है जब बेकिंग सोडे को गर्म करते हैं। ये रहा, ये होता है, समीकरण लिखो, ये वाला लिखोगे। एंड व्हाट हैपन व्हेन वी हीटेड द वॉशिंग सोडा, क्या होता है जब वॉशिंग सोडे को गर्म करोगे, ये होता है हमारा। अच्छा, एक क्वेश्चन आपका ये भी बनता है क्या बनता है क्या बनता है हाँ ये लो, धावन सोडा, धावन सोडे को तुम्हें बेकिंग सोडे में कन्वर्ट करना है। बेकिंग और बेकिंग सोडे को आपने बेटा धावन सोडे में बदलना है। कैसे बदलोगे, है या नहीं है? अभी ये तो मैंने करवा ही दिया, बेकिंग सोडे को धावन सोडे में चेंज, देखो ये रहा बेकिंग सोडा, ये रहा धावन सोडा, ये रहा। बेकिंग सोडे को धावन सोडे में चेंज करवाना, ये समय लिखोगे सेम। लेकिन धावन सोडे से बेकिंग सोडे में चेंज कैसे करना है ना? हाँ, ये ए देता हूं, ये बी दे देता हूं मैं, तो ए का आंसर क्या होगा बेटा? हाँ, कैसे चेंज करोगे? धावन सोडे का फॉर्मूला आपको पता है Na2CO3 होता है। मिला दो इसमें, क्या मिला दो? H2O मिला दो और साथ में मिला दो इसमें CO2 भी मिला दो, दोनों एक साथ में मिक्स कर दी हम लोगों ने। तो वॉशिंग सोडा, उसमें वाटर मिला दिया, साथ में हम लोगों ने इसमें मिला दी CO2 गैस। और जब मिला दी तो बताओ मुझे Na कितने हैं? Na है हमारे 2, H कितने? ये पड़े 2, तो आगे 2 लिखा हुआ है, H लिखने की आवश्यकता नहीं है, 2। Ca का ये रहा, एक C ये रहा, तो टोटल हो गए C हमारे 2 आगे लिखा हुआ है। O कितने हैं? 3, 2, ये 5 और 6, तो ये बन गया हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट, ये लो। तो कहने की मेन बात, वॉशिंग सोडा को हम लोगों ने बेकिंग सोडे में चेंज कर लिया और बेकिंग सोडे को हमने वॉशिंग सोडे में चेंज करने की ये समीकरण है हमारी, है या नहीं है? तो इस टाइप के बेटा जी क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, ये मैंने आप लोगों को करवाई थी पिछले। तो ये थी बातें हमारी किसके बारे में NaCl, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा के बारे में। चलिए आइएगा शुरुआत करते हैं अपने आज। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे नंबर 4। जी हाँ, नंबर चौथा पॉइंट कौन सा है बेटा? NaOH, है ना? तो लिखने के तरीके वही रहेंगे हमारे। सबसे पहले हमें लिखना है बेटा कॉमन नाम, बोले तो सामान्य नाम। सामान्य नाम क्या होता है इसका? फिर लिखेंगे अपने इसका केमिकल नाम, बोले तो रासायनिक नाम। और फिर लिखेंगे इसका केमिकल फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र लिखेंगे, है ना? लिखने के तरीके यही रहेंगे हमारे, पता है आपको। अच्छा, सामान्य नाम क्या है इसका? सामान्य नाम क्या है इसका? इसको बोलते हैं बेटा कास्टिक सोडा। हाँ, क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। अच्छा, केमिकल नाम आपको पता ही है, क्या नाम है इसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, केमिकल फॉर्मूला लिखा हुआ है NaOH, इसका केमिकल फॉर्मूला है हमारा, है ना? अच्छा, नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसका निर्माण करने का मेथड पढ़ते हैं अपने। फॉर्मेशन मेथड, विरचन की विधि पढ़ेंगे अपने। विरचन की विधि, किसको कैसे बनाया जाता है ना? इसका फॉर्मेशन कैसे किया जाता है ना?
तो आइएगा शुरुआत करते हैं अपने फॉर्मेशन मेथड के बारे में बात करेंगे हम लोग। हाँ बेटा जी, कईयों के कमेंट मेरे पास में आए कि सर 12th क्लास जल्दी से वापस शुरू करना है हमारी, क्योंकि सिलेबस काफी बड़ा है। तो बिल्कुल बेटा जी, मतलब अब अगले साल जो आप लोग 11th से जो 12th क्लास में जाओगे, तो अब आप लोगों का कोई ऐसा चैप्टर वगैरह डिलीट होने वाला नहीं होगा। आपको सारे चैप्टर्स आप लोगों के पूछे जाएंगे। लगभग केमिस्ट्री के अंदर 17 चैप्टर है ना। तो ये 17 के 17 चैप्टर आप लोगों को पढ़ने को मिलेंगे। इस बार तो आप लोगों के 5-6 चैप्टर हटा दिए गए थे। 16 चैप्टर है ना, सॉरी 16 चैप्टर। आरबीसी में अपने 17 चैप्टर थे, तो स्टीरियो केमिस्ट्री वो है नहीं अपना। तो एनसीईआरटी पैटर्न के अंदर 16 चैप्टर आएंगे आपके, जिसमें इस साल तो 5 चैप्टर हटा दिए गए थे, तो 11 चैप्टर थे आपके पास में। तो नेक्स्ट ईयर आप लोगों के पास में बेटा जी पूरे 16 के 16 चैप्टर आप लोगों को पढ़ने को मिलेंगे, है ना। लेंथी सिलेबस तो है ही, इसलिए तुम लोग क्या करना, 11th के पेपर देने के बाद में बस अभी तो हाल फिलहाल आप लोग 11th का एक टारगेट बनाओ, 11th में हमको अच्छे मार्क्स लेकर के आने हैं। बट आफ्टर 11th के बाद में जैसे एग्जाम हो जाए, तो आप लोग 5-7-10 दिन आप लोग एंजॉय करना लाइफ का। उसके बाद में वापस आप लोगों ने क्या करना है बेटा जी, 12th क्लास के लिए स्टडी शुरुआत कर देनी है आपको, है ना। तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि टाइम अपना अगले साल का जो टाइमिंग है वो काफी इंपोर्टेंट टाइम रहेगा आप लोगों के लिए। बोर्ड की क्लास जो होगी आपकी, है ना। तो आइएगा फॉर्मेशन मेथड करते हैं अपने शुरुआत। तो फॉर्मेशन मेथड किस प्रकार से किया जाता है, इसका फॉर्मेशन करें शुरुआत बेटा। हाँ आ जाओ। तो इसका फॉर्मेशन करेंगे अपने, किससे किया जाता है, बाय NaCl। NaCl से इसका फॉर्मेशन किया जाता है, बाय NaCl द्वारा करेंगे इसका फॉर्मेशन। अब NaCl के द्वारा कैसे करेंगे फॉर्मेशन, आओ जरा देखते हैं। अगली स्लाइड में बता देता हूं मैं आपको, अगली स्लाइड में बता देता हूं। यहां पे क्या होगा बेटा, NaCl लेके आ गए आप। NaCl जो सॉलिड फॉर्म में होता है, नमक, यू नो, उस नमक को मिला दो बेटा पानी के अंदर। नमक को तुमने किस में मिला दिया, वाटर में ऐड कर दिया आप लोगों ने, ठीक है जी। हाँ, और वाटर में ऐड करने के बाद में बेटा जी आप लोगों का बन गया NaCl का एक्वासोल, जलीय विलयन। NaCl पानी में मिल गया तो जलीय विलयन बन गया NaCl का, ठीक है जी। NaCl का क्या बन गया, एक्वासोल का फॉर्मेशन हो गया हमारा। अब क्या करना है, अब इस NaCl जो एक्वासोल बना है हमारा, मतलब जो जलीय विलयन है, जो जलीय विलयन है, हम उस जलीय विलयन के अंदर बेटा जी आप क्या करो, उस जलीय विलयन के अंदर अब अपने प्रयास करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। यानी कि इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे अपने, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे अपने, ठीक है जी। अब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर बेटा ये आयनों में टूट जाएगा हमारा, है ना। किस में टूटेगा, आयनों में टूटेगा, Na+ में टूटेगा और साथ में Cl- में टूटेगा। Na+ में टूटेगा और साथ में मेरे प्यारे साथियों Cl- आयनों में डीएसोसिएट हो जाएगा। क्लियर है बात। अच्छा, अभी समीकरण समझा देता हूं। तो समीकरण से पहले आप लोग डायग्राम देख लो। जैसे मान लो बेटा ये मैंने एक कंटेनर में क्या किया, ये कंटेनर ले लिया आपने, है ना। इस कंटेनर में आपने क्या भर दिया, ये लो NaCl भर दिया आपने, ठीक है जी। ये लो NaCl डाल दिया तुमने अपने इसमें और पानी डाल दिया साथ में। NaCl का एक्वासोल है अभी ये। अब क्या किया आपने, इसमें लगा दी 2 इलेक्ट्रोड, ये लो, प्लस और माइनस, ये लो। ये लगा दिया एनोड, ये लगा दिया कैथोड, ठीक है जी। हाँ, ये तुमने इसके अंतर्गत लगा दिए हमने। अब जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे ना आप, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो बेटा जी हम क्या देखेंगे, तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें जो Na है
वो टूट जाएगा Na प्लस में, और जो Cl है वो टूट जाएगा माइनस में। जानते हो आप, NaCl टूट जाएगा Na प्लस और Cl माइनस के अंदर टूट जाएगा। और वाटर भी है इसमें, अब वाटर भी आयनों में डीएसोसिएट होगा H प्लस और OH माइनस आयन में, ये लीजिए, है या नहीं। अब क्या होगा, जो ये Cl माइनस वाला है ना बेटा, Cl माइनस वाला, ये माइनस वाला जाएगा प्लस के पास, ये इसके पास जाएगा, तो Cl इसके पास जाएगा, एनोड के पास आएगा। ठीक है जी। तो Cl जब एनोड के पास आएगा, एनोड के पास आएगा, एनोड के पास आएगा, तो अपना इलेक्ट्रॉन एनोड को दे देगा क्योंकि इस पे प्लस है, तो अपना माइनस इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। और यहां से बेटा जी Cl2 गैस निकलती रहेगी। यहां से कैसे निकलेगी अभी अपने रिएक्शन के थ्रू बताएंगे अपने। अच्छा, ये तो इधर चला गया, तो ये प्लस वाला किसके पास आएगा, ये कैथोड के पास आएगा, है ये नहीं है। अच्छा चलो अपने इसकी बात कर लेते हैं अपने। अच्छा ये H प्लस है, ये वाला प्लस वाला माइनस के पास जाएगा, बोले तो इस माइनस के पास जाएगा। ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के यहां से कौन सी गैस निकलती रहेगी, यहां से H2 गैस निकलेगी। तो याद रखना Cl2 गैस एनोड पे रिमूव होती है और H2 गैस कैथोड से रिमूव होती है। ठीक है। अब हमारा क्या बच गया बेटा, अब ये Na बचा हुआ है और ये वाला OH बचा हुआ है, जो आपस में जुड़ जाएगा NaOH NaOH ONOH बनेगा। तो कहने की मेन बात क्या है, अब समीकरण आपको समझ में आएगी। इसके मैंने 2 मोल ले लिए, ये लो, समीकरण को बैलेंस करने के लिए, ये लो, इसके भी 2 मोल बन गए, है ना। अब क्या होगा, जो जल है बेटा H2O, है ना, H2O, उसका भी लवणीय माध्यम में, लवणीय माध्यम में आयनों में डीएसोसिएट, ये लो HOH, इसको भी मैं 2 ले लेता हूं, ये लीजिए 2H प्लस 2OH। अब क्या होगा, हाँ अब क्या होगा बेटा, एनोड पर, है ना, एनोड पर कौन सी समीकरण चलेगी। मैंने कहा था एनोड बोल तो प्लस, प्लस वाले के पास कौन आएगा, माइनस वाला, ये रहा माइनस वाला भागा भाग आएगा। और जब माइनस वाला एनोड आया बेटा जी, 2Cl माइनस, ये दोनों Cl एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर के क्या बना लेंगे, Cl2 गैस। तो एनोड से कौन सी गैस निकलती रहेगी हमारी, Cl2 गैस निकलती रहेगी। अच्छा कैथोड की बात करें अपने, कैथोड, कैथोड बोल तो माइनस, अब माइनस वाले के पास क्या आएगा, प्लस वाला, तो ये 2H जो है बेटा जी कैथोड के पास जाएंगे और कौन सी गैस निकलेगी, यहां से हमारी H2 गैस निकलती रहेगी। H2 भी जा रही है, Cl2 भी जा रही है। मुझे अब बताओ उसके अंदर बचा कौन, अब ये एक Na बचा हुआ है और OH बचा हुआ है, ये तो बचे हुए हैं। और समीकरण में भी देखो तुम लोग क्या क्या बचा हुआ है, एक तो बचा हुआ ये Na और एक बचा हुआ ये OH। अब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, तो मेरे प्यारे साथियों 2Na प्लस 2OH माइनस, दोनों रिएक्ट होने के बाद में हमारा बन गया NaOH का सॉल्यूशन, NaOH बन चुका है हमारा। बात आई समझ में। तो इस प्रकार NaOH का फॉर्मेशन किया जाता है बाय NaCl के इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा। तो ये पूरी समीकरण आपको याद रखनी है, ध्यान रखना, सीधा नहीं बनाना हमको कि NaCl की H2O के साथ करवा दो रिएक्शन सीधा NaOH बन जाता, नहीं बनेगा बेटा। तो पहले पानी में मिलाकर हमने एक्वासोल बनाया, एक्वासोल बनाने के बाद इसको हमने विद्युत धारा प्रवाहित की, है ना। नो डाउट अमलगम का इस्तेमाल भी करते हैं अपने, है ना, कैटालिस्ट के फॉर्म के अंतर्गत, तो वो रहने दें, अपने सीधा ही लिखेंगे। तो विद्युत धारा इसमें जब प्रवाहित करोगे तो NaCl जो है वो आयनों में टूट जाएगा, आयनों में टूट गया। अब जब आयन बन गए तो तुम्हें पता है अलग अलग आयन अलग अलग इलेक्ट्रोड के डायरेक्शन में जाएंगे, प्लस वाला माइनस के पास जाएगा, माइनस वाला प्लस के पास जाएगा। ये माइनस वाला बेटा एनोड के पास जाएगा, तो Cl2 गैस कहां से निकलेगी, एनोड से, और H2 गैस कहां से निकलेगी बेटा, कैथोड से। ये गैसों का ध्यान रखना, कहां से कौन सी गैस रिमूव होती है हमारी। और बचे हुए पार्टिकल आपस में कनेक्टेड हो गए तो हमारे किसका फॉर्मेशन हो गया, NaOH का फॉर्मेशन हो गया। सो इस प्रकार से हम NaCl में विद्युत धारा, NaCl को पहले पानी में डिजोल्व किया और वाटर में डिजोल्व करने के बाद उसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे। जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे तो हम लोग NaOH का क्या कर लेंगे, फॉर्मेशन कर लेते हैं। समीकरण किस प्रकार से आई, कुछ इस टाइप से हमारी समीकरण बनी है हमारी। ठीक है बेटा जी। तो ये थी बात हमारी NaOH के निर्माण के बारे में कि NaOH का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है एक प्रकार का, ये ना, ये ध्यान रखना, बेस होता है। अच्छा
आगे बात करते हैं, अब अपने फॉर्मेशन कर लिया, फॉर्मेशन के बाद में अगर अपने इसका यूजेस पढ़े, उपयोग पढ़े, तो नो डाउट उपयोग बताने की आप लोगों को मुझे लगता रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आप लोग इसका यूजेस अपने हिसाब से, अपने माइंड के हिसाब से आप लोग लिख सकते हो, है ना। पहला यूजेस अगर लिखना चाहो तो क्या लिखोगे बेटा? हाँ, इन लेबोरेटरी, इन लैब, प्रयोगशाला में करोगे कि नहीं करोगे? प्रयोगशाला में करते हैं। एज ए किसके रूप में? हाँ, एज ए केमिकल, एज ए केमिकल रिजेंट के रूप में करते हैं। रासायनिक अभिकर्मक के रूप में NaOH का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी। हाँ, अगली बात, नंबर दूसरा क्या लिखना चाहोगे? हाँ, NaOH का उपयोग दूसरा क्या है बेटा जी? NaOH, हाँ, साबुन, अपमार्जक व अपमार्जक के निर्माण में किया जाता है। सोप और डिटर्जेंट्स के फॉर्मेशन में NaOH का इस्तेमाल किया जाता है बेटा। डिटर्जेंट्स आपको पता है, सर्फ वगैरह जो होते हैं डिटर्जेंट्स, हाँ, और सोप जो भी है, तो इनके फॉर्मेशन में भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं? NaOH का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अगली बात अगर बताएं अपने, हाँ, NaOH का यूज क्या करने में? नए पदार्थों के निर्माण में, नए पदार्थों के निर्माण में किया जाता है। इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपाउंड्स, नए पदार्थों के निर्माण में किया जाता है NaOH का इस्तेमाल। आई बात समझ में? हाँ, ये अपने सिंपल तौर पे लिख सकते हैं, जितने भी अपना दिमाग काम करता है उसके बेसिस पे लगभग सभी पदार्थ जो है केमिस्ट्री में आने वाले वो लैब के अंदर अक्सर तो इस्तेमाल होते ही होते हैं। हाँ, बिल्कुल होते हैं, चाहे वो बेसिक हो चाहे वो एसिडिक सॉल्यूशन हो, है ना। हाँ, और साबुन के निर्माण में इसका इस्तेमाल करते हैं, नए पदार्थों के निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और चमड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग में भी NaOH का इस्तेमाल किया जाता है। लेदर इंडस्ट्री, देखो लेदर की का मतलब है चमड़ा, चमड़ा जो होता है उसको साफ सफाई की जाती है ताकि उसमें से काफी लॉन्ग टाइम तक वो क्या है उसकी लाइफ हो, है ना, मजबूती काफी लॉन्ग टाइम तक हो। तो लेदर के सामान कई बार अपने आते हैं, बैग आते हैं, शूज आते हैं, बेल्ट वगैरह आते हैं, लेदर के प्रोडक्ट हमें मिलते तो काफी कॉस्टली है। लेकिन उस लेदर का मतलब है पहले वो लेदर जो था वो एक चमड़ा था, है ना, तो उसकी साफ सफाई की जाती है और सफाई करने के बाद में उसकी क्वालिटी को सुधारा जाता है ना। तो वहां पे मतलब लेदर इंडस्ट्री के तौर पे या लेदर इंडस्ट्री में अपने NaOH का इस्तेमाल क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो ये कुछ यूजेस हुए हमारे। इसके अलावा यूजेस भी आप लोग अपने बुक से आप लोग इस प्रकार से डिस्कस कर सकते हो, NaOH के यूजेस कहाँ कहाँ करते हैं हम। तो ये तमाम बातें थी हमारी बेटा जी सोडियम कंपाउंड्स के बारे में, कि सोडियम कंपाउंड के कौन कौन से होते हैं और सोडियम कंपाउंड्स का किसका यूज कहां किया जाता है, ये तमाम बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। चलते हैं इसके आगे। तो ये हमारा टॉपिक बेटा जी कंप्लीट हुआ, किसके बारे में? सोडियम और इसके कंपाउंड्स के बारे में। अब हमारा एक नया टॉपिक शुरुआत होता है हमारा, जो काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा देना बेटा जी, विकर्ण संबंध। जी हाँ, विकर्ण संबंध का मतलब है डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है? ये डायगोनल रिलेशनशिप, विकर्ण संबंध का मतलब क्या होता है? स्टार लगा दो उसको। विकर्ण संबंध किसे कहते हैं? हाँ जी, आ जाओ। देखो क्या है, मान लो कोई बेटा जी ए कंपाउंड है इधर, है ना, ए के नीचे लिख दिया मैंने बी, इधर आ गया हमारा पी के नीचे लिख दिया क्यू,
ये लिख दिया आर, आर के नीचे लिख दिया एस, ऐसे चलता रहेगा आगे ये। ठीक है, तो डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, ये हमारा कोई ग्रुप है, ग्रुप पहला मान लो, ये ग्रुप नंबर दूसरा है, ये ग्रुप नंबर तीसरा है, ग्रुप नंबर चौथा, पांचवा चलता रहेगा हमारा। तो कहने की मेन बात क्या है कि किसी ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट ये रहा, किसी ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट नेक्स्ट ग्रुप के सेकंड एलिमेंट के साथ में सिमिलरिटी शो करेगा। सिमिलरिटी का मतलब है यहां पे जो प्रॉपर्टी ए की होगी ना बेटा, जनरली वो प्रॉपर्टी किसके जैसी होगी, क्यू के जैसी होगी, पी के जैसे नहीं, क्यू के जैसी। मैंने क्या कहा कि किसी कंपाउंड का फर्स्ट एलिमेंट किसी ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एनी ग्रुप इज सो सिमिलरिटीज विद द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द नेक्स्ट ग्रुप। किसी ग्रुप का पहला तत्व आगामी ग्रुप के सेकंड एलिमेंट के साथ सिमिलरिटी शो करता है। देखो ये देखो ऐसे ये डायगोनल लाइक नहीं है, देखो वीकेंड बन गया, देखो वीकेंड बन गया, वीकेंड खींच दिया हम लोगों ने। इस रिलेशनशिप को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, विकर्ण संबंध। तो लिखना है तो तुम क्या लिखोगे, मैं भी एग्जांपल बताऊंगा आपको। तो मैं पहले आप ना आपको गुलाबी पेन से लिखता हूं आज, आ जाओ। होता क्या है विकर्ण संबंध, देखो किसी वर्ग का प्रथम तत्व, प्रथम सेकेंड एलिमेंट नहीं, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एनी ग्रुप, किसी वर्ग का प्रथम तत्व आगामी वर्ग के दूसरे तत्व के साथ क्या शो करता है, दूसरे तत्व के साथ समानता रखता है या प्रदर्शित करता है, जो भी लिखना चाहो, रखता है, इसे विकर्ण संबंध कहते हैं। बात आई समझ में मेरे प्यारे साथियों? हाँ, क्या लिखोगे? हाँ, द फर्स्ट एलिमेंट the first elements of any group have similarities with second element of next group. This property is diagonal relationship. इसको हम क्या बोलेंगे? डायगोनल रिलेशनशिप बोलेंगे। मतलब कहने की मैंने बात क्या कि किसी ग्रुप का पहला एलिमेंट ना, पहला एलिमेंट नेक्स्ट ग्रुप के सेकंड एलिमेंट के साथ क्या दिखाएगा? समानता दिखाएगा। अच्छा, ये किसके साथ दिखाएगा? अगर मैं यहां बनाऊं, किससे बनाऊं? मैं बना देता हूं, आपको दिखेगा इससे। हाँ, ये किसके साथ दिखाएगा? ये आगे वाले के साथ समानता दिखाएगा जो यहां पे आएगा। ऐसे चलता रहेगा आगे। बात आ रही समझ में? हाँ, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन किसके साथ सिमिलरिटी दिखाएगा। किसी ग्रुप का पहला एलिमेंट आगे वाले के दूसरे एलिमेंट के साथ सिमिलरिटी शो करता है, इसको कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप, है ना। आ जाओ, कैसे देखो जरा सामने एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। देखो, आपको पता बेटा जी, लिथियम आता है, लिथियम के नीचे कौन आता है? सोडियम आता है ना। सोडियम के नीचे पोटेशियम आता है। अब नीचे कौन आ रहा है? छोड़ो उसको। अच्छा, ये पहला ग्रुप है हमारा, ग्रुप नंबर फर्स्ट है। अब ग्रुप नंबर सेकंड बना रहा हूं मैं। ग्रुप नंबर सेकंड में बेरिलियम आता है, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम आता है, फिर कैल्शियम आता है। नीचे छोड़ो बस। अपने को तो ये दो चीजें ध्यान रखनी होती हैं, है ना। तो इनको बताने की अपने को आवश्यकता नहीं है, तो ये दो आप लोग हटा ही दो, बस दो ही काम में आ सकता है। फिर मेरे ख्याल से बेटा जी तीसरा ग्रुप आएगा, बोरॉन की फैमिली। बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम आएगा।
फिर चौथा ग्रुप आएगा कार्बन की फैमिली, कार्बन के नीचे सिलिकॉन आएगा। पांचवा ग्रुप ऐसे चलेंगे कि नहीं चले, मान लो जस्ट हाँ कार्बन के बाद में कौन, नाइट्रोजन की फैमिली, नीचे फास्फोरस। ये ग्रुप ऐसे नहीं रखे हैं अपने, इस प्रकार से अपने एज बताया है आपको। तो कहना मैंने भी क्या कहा कि किसी ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट अगले ग्रुप के नेक्स्ट ग्रुप के दूसरे एलिमेंट के साथ क्या दिखाता है, समानता दिखाता है। तो मेरे ख्याल से लिथियम की समानता किसके जैसी होगी, Mg के जैसी। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है, लिथियम तत्व कौन से तत्वों के साथ सिमिलरिटी शो करता है, समानता शो करता है, तो तुम कहोगे लिथियम मैग्नीशियम के साथ सिमिलरिटी शो करता है। अब कौन सी सिमिलरिटी शो करेगा, चिंता करने की बात नहीं, पढ़ेंगे अपने अभी। अच्छा तो मुझे बताओ बेरिलियम किसके साथ करेगा, बेरिलियम, हाँ तो बेरिलियम की जो बेटा जी सिमिलरिटी होगी, है ना, वो किसके जैसी होगी, एल्यूमिनियम के जैसी। नेक्स्ट ग्रुप देखना, पीछे वाला नहीं, नेक्स्ट ग्रुप के सेकेंड एलिमेंट के साथ। तो ऐसे ही मुझे पता है, आप लोग बता दोगे कि बोरॉन की सिमिलरिटी होगी किसके समान, सिलिकॉन के समान। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही, हाँ। एंड फॉलोइंग आल्सो दिस इज शो द सिमिलरिटीज विद द फास्फोरस, है ना। तो आगे ज्यादा नहीं चलना अपने को, आगे नहीं चलना, बस ये जरूरी एक दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो अपनी सिमिलरिटी शो करते हैं, है ना। तो पूरा नहीं बताना अपने को, तो सीधा बस ये दो चार एलिमेंट्स के बारे में बताना है हमें। अच्छा ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि लिथियम के नीचे सोडियम आता है, सोडियम के नीचे पोटेशियम आता है, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम के नीचे कैल्शियम आता है, अब ये इसके साथ दिखाएगा, नहीं, इसके साथ शो नहीं करेगा, ये इसके साथ शो नहीं करता। बस ये पहला एलिमेंट अगले एलिमेंट के दूसरे एलिमेंट के साथ शो करता है, बस। आगे बात समझ में। तो ये वाली जो चीजें हैं ये अपने को शो नहीं करनी। डायगोनल रिलेशनशिप किसी ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट की और अगले ग्रुप के सेकेंड एलिमेंट के साथ में रिलेशन होता है। तो मेरे ख्याल से तुम लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि लिथियम किसके साथ समानता दिखाता है ना। तो लिखना भी चाहो तो लिख सकते हो आप लोग। क्या लिखोगे कि लिथियम की समानता होती है मैग्नीशियम के समान, हाँ इन दोनों की समानता होती है, सिमिलरिटीज। बेरिलियम की सिमिलरिटीज बेटा जी एल्यूमिनियम के साथ समानता दिखाएगा, है ना। ऐसे बोरॉन जो है वो बेटा जी सिलिकॉन के साथ समानता दिखाएगा। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं, है ना। अब प्रश्न यहां पे ये आता है कि विकर्ण संबंध किसे कहते हैं। तो मेरे ख्याल से विकर्ण संबंध के बारे में तुम लोग बता दोगे। और दूसरा क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि लिथियम और मैग्नीशियम की समानता लिखो, इन दोनों की क्या क्या समानता है वो समानता लिखो। बेरिलियम और एल्यूमिनियम इन दोनों की क्या क्या समानता है वो समानता लिखो। एक क्वेश्चन आपका ये भी बनता है कि व्हाट्स द सिमिलरिटीज ऑफ द लिथियम एंड द मैग्नीशियम, दोनों की समानता बताओ, है ना। तो अगले क्वेश्चंस में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि लिथियम की समानता और मैग्नीशियम की समानता क्या है, ये तमाम चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप लोगों को बेटा जी मैं जो बता रहा हूं वो देख लीजिए आप लोग। तो हमने डिस्कस किया हुआ था तो ये आज का जो था आप लोगों ने क्वेश्चंस भी डिस्कस किया होगा। निम्न को परिवर्तित करो, धावन सोडे को बेकिंग सोडे में चेंज करो, है ना, ये तुम लोगों ने चेंज करना सीखा था। फिर आज हमने NOH के बारे में पढ़ा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा, NOH फॉर्मूला होता है। फॉर्मेशन मेथड किससे करते हैं, NaCl को पानी में मिला दो तो एक्वासोल बन जाएगा। मरकरी की जो यूज की है हमने वो अम्लगम के तौर पर यूज की है। तो ये समीकरण मेरे ख्याल से तुम लोगों को वहां पे समझ में आ गई होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होना। यूजेस मैंने बता दी बेटे, प्रयोगशाला में इसका इस्तेमाल करते हैं, साबुन के निर्माण में करते हैं, नए पदार्थों के निर्माण में करते हैं, देखो ये लिखा हुआ है। बॉक्साइट के शुद्धिकरण में भी करते हैं, है ना। बॉक्साइट का प्यूरिफिकेशन, बॉक्साइट क्या होता है, हाँ बॉक्साइट क्या होता है बेटा, एल्यूमिनियम का अयस्क होता है ये, ठीक है ना, एल्यूमिनियम का ओर्स, मतलब एल्यूमिनियम मेटल चाहिए ना तो वो बॉक्साइट से मिलती है अपने को, है ना। अच्छा फिर आपने आज डिस्कस किया बेटा जी डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ा तुमने, विकर्ण संबंध के बारे में। तो किसी भी ग्रुप का प्रथम तत्व आगामी वर्ग के दूसरे तत्वों के साथ सिमिलरिटी दिखाता है, उसको आप लोग कहते हैं लिथियम। जैसे लिथियम मैग्नीशियम के साथ दिखा रहा है, बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ, बोरॉन इसके साथ, ऐसे ऐसे चलता रहता है आगे। तो मेरे ख्याल से इनके बारे में डिस्कस कर लिया होगा। अच्छा प्रश्न ये भी आता है कि लिथियम और मैग्नीशियम की समानता बताओ। मैंने कहा था लिथियम किसके साथ सिमिलरिटी दिखाता है, मैग्नीशियम के साथ सिमिलरिटी दिखाता है। अब कौन सी सिमिलरिटी होती है, पहली बात लिथियम और मैग्नीशियम का आकार बराबर होता है, लगभग समान होता है, पहली बात, है ना। दोनों अपने ग्रुप में प्रबल होते हैं, दोनों अपने ग्रुप में स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर दोनों का आकार
एक जैसा है तो दोनों बेटा जी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, प्रबल होते हैं। लिथियम और मैग्नीशियम अपने वर्ग में सबसे हल्के तत्व हैं। लिथियम का अपना ग्रुप, लिथियम हल्का, मैग्नीशियम में अपने ग्रुप में बेरिलियम से मैग्नीशियम हल्का, है ना, ये ध्यान रखना। लिथियम और मैग्नीशियम दोनों की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाते हैं, दोनों मोनोऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? दोनों मोनोऑक्साइड बनाते हैं। लिथियम और मैग्नीशियम जो है वो नाइट्रोजन की क्रिया करके नाइट्राइड बनाते हैं। ये सब तमाम जो चीजें हैं ये बेटा जी आप लोग लिख लोगे शायद तक, मैं भी। तो समानता लिथियम की मैग्नीशियम के साथ क्या होती है ये भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो आज तक हम लोगों ने बेटा जी ग्रुप नंबर जो हमारा स्टार्ट किया हुआ था एस ब्लॉक का पहला ग्रुप, वो पहला ग्रुप हमारा खत्म हो चुका है और अगली वीडियो के अंतर्गत अपने ग्रुप नंबर सेकंड के बारे में स्टार्ट करेंगे, है ना। अगले क्लास के अंतर्गत ग्रुप नंबर सेकंड स्टार्ट करेंगे। लेकिन जब अगले क्लास में आप लोग आओगे तो अगली क्लास में मैं आप लोगों को ग्रुप नंबर 1 से जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी आप लोगों को मैं लिख के दे दूंगा ताकि वो आप लोग अच्छे तरह से याद कर लेना। ठीक है बेटा जी, तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो के अंतर्गत। ग्रुप नंबर 2 को लेकर के आएंगे अपने, और ग्रुप नंबर 2 जो है उसको भी हमने इसी प्रकार से पढ़ना है जैसे हम लोगों ने ग्रुप नंबर 1 को पढ़ा था, है ना। पहले जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद में फिर कुछ इंपोर्टेंट कंपाउंड आ जाएंगे, कुछ डेफिनेशंस आ जाएंगे। तो जिस प्रकार से हम लोगों ने ग्रुप नंबर 1 को फिनिश किया है वैसे ग्रुप नंबर 2 को फिनिश करेंगे अपने। इसमें हमने सोडियम के कंपाउंड पढ़े, ग्रुप नंबर 2 में हम लोग कैल्शियम के कंपाउंड पढ़ेंगे, है ना। तो चिंता नहीं करना। और इस प्रकार से हम लोगों ने नोट्स भी आप लोगों को शायद तक में भी मिल जाएंगे, और टेलीग्राम पे भी मैंने आपको बताया हुआ था कि टेलीग्राम पे आप लोगों के नोट्स मिल जाएंगे, है ना। बस आप लोग तो क्या करो, बस अब आप लोग पढ़ते रहो आप लोग, और कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे आप लोग बता दिया करो। ठीक है बेटा जी, एस ब्लॉक जल्दी फिनिश हो जाएगा। एस ब्लॉक के बाद में फिर थर्मोडायनेमिक के कई बार नोट्स क्या मेरे पास में कमेंट आ रहे हैं ये थर्मोडायनेमिक करवाओ। बेटा थर्मोडायनेमिक में लास्ट में करवाऊंगा, एस के बाद में पी ब्लॉक करवाऊंगा और पी ब्लॉक के बाद में थर्मोडायनेमिक कर लेंगे। ठीक है ना। थर्मोडायनेमिक जो टॉपिक है हमारा वो अगले साल आप पढ़ोगे नहीं। ये थर्मोडायनेमिक जो चैप्टर है हमारा वो काफी फिजिकल केमिस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा। नो डाउट अगर आप लोग नेक्स्ट किसी नीट वगैरह की प्रिपरेशन वगैरह करोगे तो आप लोगों के थर्मोडायनेमिक में से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, है ना। तो वो मैं लास्ट में करवाऊंगा तसल्ली के साथ में, उस पर अपने 10-12 दिन आराम से लगाएंगे थर्मोडायनेमिक पर, क्योंकि काफी लेंथी चैप्टर भी है। कुछ क्या कहते हैं उसको, डेरिवेशन का चैप्टर है, मतलब फिजिकली के चैप्टर है हमारा, फिजिकल केमिस्ट्री का, तो वो करेंगे अपनी, चिंता मत करो। आप तो बस ये पीछे वाले चैप्टर करवा रखे हैं उसकी में आप अच्छे तरह से पढ़ो, और फिर भी कोई डाउट आता है तो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट डाल दिया करो। आपके जरूर मैं कमेंट पढ़ता रहता हूँ। और जल्द ही आपके टेस्ट भी सीरीज शुरुआत कर दी जाएगी, है ना, टेस्ट सीरीज भी शुरुआत कर दी जाएगी। तो ठीक है बेटा जी, मिलते हैं अपने अगली वीडियो के अंदर। अगली वीडियो के अंदर आना मत भूलना, और आज की वीडियो कैसे लगी आप लोग जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में डालना। जैसी भी लगी हो, किसी भी प्रकार से लगी हो। लाइक बहुत कम करते हो मैं जानता हूँ आपको, है ना, देख करके चले जाते हो लेकिन लाइक कोई करता नहीं, तो भैया प्लीज लाइक कर दिया करो यार। आज तक देखे मैंने अभी तक 100 लाइक आते नहीं है। हाँ, इतना क्या मेरे से कोई नाराजगी है तो, है ना। तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोगों को कोई परेशानी है तो वो परेशानी मुझे डाल करो, और कुछ भी समस्याएं आती हैं तो मैं आप लोगों के साथ में जरूर खड़ा हूं, है ना। उन समस्याओं को अपने दोनों मिलकर के सोल्यूशन कर देंगे। ठीक है बेटा जी, मिलते हैं अपने कल की क्लास में, और कल की क्लास में आना मत भूलना। कल अपने ग्रुप नंबर 2 शुरू कर देंगे। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।